तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था लैंगिक जनन के बारे में। उसमें आपको नर जननांग और मादा जननांग का निर्माण कैसे होता है, कैसे परागकण और ओवम का निर्माण होता है, आपको बताया है। आज आपको बताने जा रहे हैं परागण क्रिया के बारे में। परागण क्रिया अर्थात पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसे कहते हैं? तो जब नर पुष्प से परागकण मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। नर पुष्प में परागकण बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं, और वे मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। इस क्रिया को हम परागण क्रिया कहते हैं। अब यह परागण क्रिया दो प्रकार की होती है। एक परागण क्रिया कहते हैं स्वपरागण और एक परागण क्रिया है परपरागण। स्वपरागण को कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन अर्थात स्वपरागण। स्वपरागण में पुष्प नर पुष्प से परागकण मादा पुष्प तक पहुंचते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ही जो पुष्प है उसमें परागकण बनते हैं और उसी पुष्प में से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। या एक कंडीशन और हो सकता है कि ये एक पौधा है, ये दूसरा पौधा है, इस पौधे पर जो परागकण है वह परागकण, ये कंडीशन है, एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो इसे भी स्वपरागण कहेंगे। इसे कहेंगे ऑटोगैमी। ऑटोगैमी। लेकिन जब एक ही जात के दो पौधे हैं, लेकिन अगर यह पौधा है और इसी पौधे पर एक दूसरा पुष्प है, यह अब एक ही पौधे में दोनों पुष्प हैं, इस पुष्प से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो इस क्रिया को कहते हैं जिटेनोगोमी। इसको कहते हैं जिटेनोगैमी। इसको जिटेनोगैमी कहते हैं। सजातीय पुष्प परागण और ये स्वयुग्मन है, अर्थात एक ही पौधे के एक पुष्प है, उसका परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इसे ऑटोगैमी या स्वयुग्मन कहते हैं। लेकिन एक ही पौधे के दो पुष्प हैं, एक पुष्प का परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इसे जिटेनोगैमी कहते हैं, सजाती पुष्पी परागण कहते हैं। एक दूसरा कंडीशन यह है कि यदि एक पौधे पर जो पुष्प है उसका परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस कंडीशन में ये पौधा ए है, ये पौधा बी, इसके परागकण इस पौधे के पुष्प पर दूसरे पौधे के पुष्प पर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इसको कहते हैं सेल्फ क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन का मतलब है ये क्रॉस पोलिनेशन है। क्रॉस पोलिनेशन अर्थात परपरागण, इसको कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन, परपरागण। या इस कंडीशन को हम जीनोगैमी भी कहते हैं, जीनोगैमी या एलोगैमी। तो ये दो चीजें हैं, इन दोनों के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सेल्फ पोलिनेशन के बारे में, स्वपरागण के बारे में। स्वपरागण की जो प्रक्रिया है वह उन पौधों में होता है जिनमें निम्न गुण होते हैं।
यानी क्या कंडीशन है उस पुष्प में या उस पौधे में, क्या अनुकूलन होना चाहिए स्वपरागण होने के लिए, वो निम्न चीजें हैं। पहला है कि वो बाइसेक्सुअल, वो पौधा द्विलिंगी, ये द्विलिंगी पौधा होना चाहिए, क्योंकि एक ही पुष्प में होना है तो पौधा जब द्विलिंगी होगा या पुष्प द्विलिंगी होगा तो ही यह परागण हो सकता है। पौधा कह सकते हैं कि मोनोसियस हो, यानी एक लिंगाश्रयी हो, द्विलिंगाश्रयी हो, और जो पुष्प है वो द्विलिंगी हो, तो उसमें हम देखते हैं कि स्वपरागण होगा। दूसरी चीजें हैं कि वह होमोगैमी, होमोगैमी का तात्पर्य है कि समकाल पक्वता, समकाल पक्वता। होमोगैमी समकाल पक्वता का मतलब यह है कि उसमें जो पुष्प है उसके नर जननांग और मादा जननांग अर्थात परागकोश और उसका वर्तिकाग्र अंडक दोनों एक साथ परिपक्व होने चाहिए, इसको कहते हैं समकाल पक्वता। और तीसरा कंडीशन है कि वह पौधा क्लिस्टोगैमस अगर है, क्लिस्टोगैमस अनुमलिनीयता, तो निश्चित रूप से इसमें क्लिस्टोगैमस अगर है, अनुमलिनीयता है, तो निश्चित रूप से इसमें केवल स्वपरागण ही होगा, क्योंकि इसमें अनुमलिनीयता का मतलब क्या होता है कि एक पुष्प है, उसके जो नर जननांग है और जो मादा जननांग है अर्थात पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक साथ होते हैं और चारों तरफ से ये दल पुंज से घिरे होते हैं। तो दल पुंज से जब घिरे रहेंगे अर्थात ये खिलता नहीं है पुष्प, इसको कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, यह खिलता नहीं है, यह ओपन नहीं होता है, तो बाहर से कोई दूसरा परागण इस पर आ नहीं सकता है। तो इस ऐसे पौधों में ऐसा ही होता है, यह परागण होता है। जैसे खट्टी बूटी, खट्टी बूटी में क्या है कि इसमें पुष्प जो होता है वह क्लिस्टोगैमस होता है। ठीक इसी प्रकार से पौधा होता है, उसका नाम है कनकौवा। कनकौवा में भी यह फ्लावर पाया जाता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक और पौधा है, वो है मूंगफली। तो मूंगफली में भी जो परागण होता है उसमें भी इस तरह का फ्लावर पाया जाता है। मूंगफली में एक विशेष अवस्था ये पाई जाती है कि उसमें परागण की क्रिया तो भ्रूण के ऊपर होता है निषेचन, लेकिन परागण के पश्चात, निषेचन के पश्चात उसका फ्लावर जमीन के अंदर चला जाता है, तो उसमें फल का विकास भ्रूण के अंदर होता है। ऐसे पौधे जिसमें फल का विकास भूमि के अंदर होता है उसको जियोकार्पिक कहते हैं, उसको जियोकार्पिक कहते हैं। तो मूंगफली जियोकार्पिक होता है और उसमें फ्लावर क्लिस्टोगैमस होते हैं। तो ये तीन कंडीशन मुख्य हैं जो होने चाहिए स्वपरागण के लिए। अब जो स्वपरागण होता है, इस स्वपरागण से पौधे में क्या लाभ है? स्वपरागण का क्या लाभ है? स्वपरागण के लाभ, तो स्वपरागण का क्या लाभ? पहला लाभ क्या है? पहला लाभ यह है कि स्वपरागण होने वाले जिनमें पौधों में होता है उनमें न मकरंद की आवश्यकता होती है, न पुष्प के रंग की आवश्यकता होती है और न किसी अन्य प्रकार की किसी सहायक अंग की इसकी आवश्यकता होती है जिसमें ऊर्जा का खपत होता है, तो इसमें ऊर्जा की बचत होती है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, लाभ होता है? तो स्वपरागण का दूसरा लाभ यह है कि इसमें परागण निश्चित होता है, क्योंकि किसी दूसरे दूर से किसी पौधे से परागण को आना नहीं होता है, इसलिए इसमें परागण निश्चित होता है। तीसरा इसका लाभ क्या है? तो सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें जो पौधे बनते हैं, इससे जो बीज बनते हैं या पौधे बनते हैं वह शुद्ध नस्ली होते हैं।
शुद्ध नस्ली का मतलब किसी दूसरे जाति या प्रजाति से इसमें मिश्रण नहीं होता है, ये शुद्ध होते हैं और इनमें परागण निश्चित होता है और इसमें ऊर्जा का अपव्यय नहीं होता है। तो ये जो ऊर्जा का अपव्यय नहीं होना, परागण का निश्चित होना और शुद्ध नस्ली पौधों का विकास होना, ये स्वपरागण के लाभ हैं। अब स्वपरागण से हानि क्या हो सकती है? इससे हानि क्या है? स्वपरागण से निम्न हानि है। पहला कि स्वपरागण के कारण किसी नई प्रजाति का विकास नहीं होता है। नई प्रजाति का विकास नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक ही पुष्प के पौधे भाग लेते हैं, तो नई प्रजाति के विकास होने का चांस कम होता है। दूसरा जो हानि यह होता है कि स्वपरागण से जो बीज विकसित होते हैं, जो पौधे विकसित होते हैं, वे कमजोर होते हैं, उनकी उत्पादकता कम होती है। वे छोटे होते हैं बीज, हल्के होते हैं बीज और उनकी क्वालिटी कम होती है और वे कमजोर भी होते हैं। तो स्वपरागण से विकसित होने वाले बीज एवं पौधे रोग प्रतिरोधी कम होते हैं, उत्पादकता कम होती है। तो ये स्वपरागण से हानि होती है। अब हम देखेंगे दूसरा प्रकार का जो परागण है वह है परपरागण। परपरागण को हम कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। परपरागण का तात्पर्य है कि एक पौधे के पुष्प से परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। इसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन या इसी को एलोगैमी कहते हैं या इसी को जीनोगैमी कहते हैं। अब परपरागण जो होता है पौधों में, तो इसके लिए क्या कंडीशन है, किन पौधों में होता है, क्या इसके लिए अनुकूलन होता है? पहला अनुकूलन है कि यह डाइक्लिनी होना चाहिए। डाइक्लिनी का मतलब होता है, डाइक्लिनी होना चाहिए मतलब एक लिंगता होना चाहिए। एक लिंगी यानी पुष्प एक लिंगी होना चाहिए, अर्थात इसमें नर अंग और मादा अंग एक ही पुष्प में नहीं होगा, अलग अलग पुष्पों में होगा, इसको कहते हैं एक लिंगी। दूसरा, इनमें डाइकोगैमी होता है। डाइकोगैमी का मतलब होता है भिन्न काल पक्वता। डाइकोगैमी भिन्न काल पक्वता से मतलब यह है कि इसमें अगर पुष्प एक ही है, द्विलिंगी है, लेकिन नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। जैसे आप देखें, ये पुष्प है, ये द्विलिंगी है, ये पुष्प द्विलिंगी है, लेकिन इसमें स्वपरागण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो मादा जननांग है या तो पहले परिपक्व हो जाएगी और यह परिपक्व रहेगा, या तो दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, ये कंडीशन ये है और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि इसमें नर जननांग पहले परिपक्व हो जाए, ये नर जननांग, ये मेल पहले परिपक्व हो जाए और ये फीमेल बाद में, तो इसमें स्वपरागण नहीं हो सकता है। तो इस कंडीशन में जो ये पहला है जिसमें नर पहले परिपक्व हो जाता है, इसको कहते हैं प्रोटेंड्री कहते हैं या प्रोटेंड्रस कंडीशन कहते हैं। प्रोटेंड्री का मतलब होता है पूर्व पुंगता यानी पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाता है। और दूसरे कंडीशन को कहते हैं प्रोटोगाइनी का मतलब होता है पूर्व जायंगता, यानी जो उसका स्त्री वाला भाग है, ये स्त्री केसर वो पहले परिपक्व हो जाता है। तो इन दोनों कंडीशन प्रोटेंड्रस या प्रोटोगाइनी
इन दोनों कंडीशन के कारण पर स्वपरागण नहीं हो सकता है, इसको डायकोगैमी कहते हैं। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? तीसरा कंडीशन है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी हर्कोगैमी का मतलब होता है कि इसमें कुछ इस तरह की संरचना होगी पुष्प में जो पर परागण को प्रेरित करेगी, स्वपरागण को रोकेगी। जैसे मान लीजिए कि कोई पुष्प है, इसका ये परागकण है, अब इसका ये इसके अंदर बंद हो और इसके बाहर ये निकला हो, नर जो भाग होता है उनके सब बाहर निकला और इसकी स्त्री के साथ चारों तरफ की कवरिंग है, तो ये स्वपरागण नहीं हो सकता है। ये बात नहीं होता, स्वपरागण नहीं हो सकता है। या हेटेरोस्टाइली एक होता है। हेटेरोस्टाइली का मतलब कि ये स्टाइल बहुत लंबी हो गई इस तरह से। अब ये स्टाइल लंबी हो गई, पुंकेसर नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया, तो यहाँ से यहाँ पर जाने में दिक्कत होगी, स्वपरागण दिक्कत होगी, तो इसके लिए पर परागण ही हो पाएगा। इसको कहते हैं हर्कोगैमी, अर्थात पुष्प की संरचना में कुछ इस प्रकार की बनावट जो स्वपरागण को रोकता हो और पर परागण को प्रेरित करता है, इसको कहते हैं हर्कोगैमी कंडीशन। एक कंडीशन और होता है, वो होता है सेल्फ स्टेराइल। सेल्फ स्टेराइल से तात्पर्य है, इसको कहते हैं स्वबंध्यता। स्वबंध्यता का मतलब यह है कि कुछ पौधों में ऐसा होता है कि यदि उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा तो यहाँ अंकुरित ही नहीं हो पाएगा। इसमें कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो इसको अंकुरण से रोकते हैं, तो इसको कहते हैं सेल्फ स्टेराइल। कुछ पौधों में ये कंडीशन होता है, ये सेल्फ स्टेरिलिटी होती है, यानी वो जो पुष्प का परागकण है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो सकता है। तो ये कुछ कंडीशन है, वो एक लिंगी का होना, डायकोगैमी का होना, हर्कोगैमी का होना, सेल्फ स्टेराइल स्वबंध्यता का होना, ये कंडीशन है जो पर परागण को प्रेरित करता है और स्वपरागण को रोकता है। अब हम देखते हैं कि पर परागण कैसे हो सकता है। तो पर परागण के कितने प्रकार हो सकते हैं? तो पर परागण के जो प्रकार हैं वो इस आधार पर बांटे गए हैं कि उस पर परागण को कराने वाला एजेंट कौन है, कारक कौन है। तो पर परागण के प्रकार में देखेंगे आप कि यह निम्न प्रकार का हो सकता है। किस आधार पर? अपने कारक के आधार पर। पहला है वायु परागण। वायु परागण यह एनिमोफिली करते हैं। एनिमोफिली यानी जिन पौधों में वायु के द्वारा परागण होता है उसे एनिमोफिली कहते हैं। एक होता है कीट परागण। कीट परागण का तात्पर्य है कि जिन पौधों में एंटेमोफिली जिन पौधों में परागण कीटों की सहायता से होता है उसको हम कीट परागण कहते हैं। एक होता है हाइड्रोफिली, जल परागण, इसको कहते हैं हाइड्रोफिली। जिन पौधों में परागण की क्रिया जल की सहायता से होता है उसको हाइड्रोफिली कहते हैं। एक होता है जूफिली, जंतु परागण, जंतु परागण, जूफिली, अर्थात जिन पौधों में परागण की क्रिया जंतुओं के माध्यम से होता है उसे जूफिली या जंतु परागण कहते हैं। एक एक करके हम देखेंगे कि कैसे होता है। पहला देखेंगे वायु परागण के बारे में। वायु परागण से तात्पर्य है कि इसमें जो वाहक गोला यानी परागकण का जो नर पुष्प से मादा पुष्प ले जाने का कारक होगा वह हवा होगा, वायु होगी। वायु जो परागण होता है वो उन पौधों में जो विशेषताएं मुख्य होती हैं वह यह होती हैं कि इनका जो वर्तिकाग्र होगा पौधे का, पुष्प का,
उस पुष्प का वर्तिकाल फीदरी हो, यानी ये फीदर इस तरह से लटका रहेगा। दूसरा एक चीज हो सकता है कि इसमें चिपचिपापन हो, ये स्टिग्मा चिपचिपा हो। तीसरा, इसमें जो परागकण बनेंगे वो छोटे होंगे, हल्के होंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में बनेंगे। तो परागकण का छोटा होना, हल्का होना, बहुत संख्या में बनना एक गुण। दूसरा, ये जो वर्तिकाग्र है उसका फीदरी होना और शाखा युक्त होना, और इसमें लंबे होना और किसी किसी पौधे में चिपचिपा होना दूसरा गुण होता है। जैसे हम आपको उदाहरण दें वायु परागण का, तो आप देखे होंगे मक्का में, यह मक्का के पौधे में जीनेट, इस पौधे में ये बाल और संरचनाएं बाहर निकली रहती है। ये कोब है, कोब मतलब जिसमें वो बीज लगता है, जिसको कोब कहते हैं। और ये लटका होता है, ये स्टाइल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, यह स्टाइल होता है। स्टाइल में वर्तिका होती है, जो लंबे हेयर लाइन होती है, गोल्डन हेयर, सुनहरे बाल जैसी संरचना होती है। और इसमें जो नर पुष्प होता है, वो नर पुष्प, ये नर पुष्प आपका ये ऊपर की तरफ रहता है, यहाँ पर ये नर पुष्प है। यहाँ पर इस नर पुष्प में परागकण बनते हैं और ये परागकण हवा के माध्यम से नीचे आते हैं और जब गिरते हैं तो इसी स्टाइल में उलझ जाते हैं और परागण की क्रिया संपन्न कराते हैं। तो ये मक्का जो है वायु परागण का बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है, जिसमें ये ऊपर उसके नर पुष्प पाए जाते हैं और नीचे मादा पुष्प पाए जाते हैं, और ऊपर से ये हवा के माध्यम से ये उड़ करके दूसरे पुष्प के, ये जो स्टाइल है, ये दूसरे पुष्प के कोब के स्टाइल में भी जा सकता है, टिश्यू कर। इसी प्रकार से गेहूं, धान, जो ग्रैमनी कुल के पौधे हैं, उनमें इस तरह का परागण पाया जाता है। दो गेहूं धान में एक और विशेषता होती है कि इनमें जो पुंकेसर होते हैं वो वर्सेटाइल होते हैं। वर्सेटाइल पुंकेसर का मतलब ये होता है कि ये पुंकेसर डोलते हैं, बीच में इस प्रकार से इसका ये पुतल लगा होता है कि ये पराग कोश इस पर डोलते हैं, और जब डोलते हैं तो इसमें से परागकण गिर करके उड़ते हैं और उड़ करके दूसरे जो पुष्प है जिसका कि परागकण फीदरी होता है उस पर जाता है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं कि यह वायु परागण है। तो ग्रैमनी कुल के पौधों में वायु परागण बहुत ही प्रमुख होता है और प्रायः होता है। दूसरा जो परागण है वो है जल परागण। जल परागण कैसे होता है? जल परागण हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। तो जल परागण में आप पाएंगे कि ये इसमें एजेंट जो होता है, वाहक होता है परागकण का, वो जल होता है। जैसे अब इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, एक कहते हैं ईपी हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली, और एक कहते हैं हाइपो हाइड्रोफिली, हाइपो हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। अब ईपी हाइड्रोफिली का मतलब ये होता है, जैसे उदाहरण में देखें वैलिसनेरिया, वैलिसनेरिया। तो वैलिसनेरिया में क्या होता है कि इसमें जो पौधा होता है, एक पौधा तो जो मादा होता है उस पौधे में और एक नर होता है। तो नर पौधे में जो पुष्प होता है वो जब परिपक्व होने के बाद टूट जाता है, टूट करके ऊपर आता है, जल के ऊपर तैरने लगता है। ये नर पुष्प यहाँ से निकल करके जल के ऊपर तैरने लगता है, और मादा पुष्प से जो पुष्प होता है वो बाहर निकल आता है कुछ समय के लिए। ये परागण यहाँ से पुष्प आकर के नर पुष्प तैरते हुए यहाँ पहुँचता है, और यहाँ परागण क्रिया जब हो जाती है तो ये जो इसकी डंठल है, ये डंठल पूरा सिकुड़ जाता है, और जब सिकुड़ जाता है
तो ये मादा पुष्प परागण के बाद जल के अंदर रहता है। तो इसमें परागण की क्रिया संपन्न होता है जल के सतह पर, और इस क्रिया को कहते हैं एपिहाइड्रोफिली। यह बैलिस्नेरिया में होता है। और दूसरा है हिपहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब होता है जल के अंदर। यह होता है सीरेटोफाइलम। सीरेटोफाइलम में होता क्या है कि इसमें जो परागण की क्रिया है वो जल के अंदर होती है। इसमें पौधा है, इस पौधे में ये यहाँ पर नर पुष्प होगा, दूसरा पौधा है यहाँ पर मादा पुष्प होगा, और ये मादा पुष्प से नर पुष्प से परागकण मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर जल के अंदर ही जाता है, जल के सतह पर नहीं। इसको कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली, जल के अंदर होने वाला परागण। तो ये दो प्रकार के जल परागण हुए। अगले वीडियो में जो अन्य प्रकार के जो पर परागण होते हैं उसके बारे में बताएंगे, और परागण के पर परागण के क्या लाभ होते हैं और क्या हानि होती है उसमें बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।